विकासपुर नाम के एक गांव में घूंघट लाल अपने नौकर रमन के साथ डोसा बेचने का काम किया करता था। रमन घूंघट लाल के दुकान पर काम करता था। हमेशा घूंघट लाल रमन की गलतियों पर उसे कुछ न कुछ सुनाया करता था। पूरे विकासपुर में सिर्फ एक ही मशहूर डोसे की दुकान होने की वजह से घूंघट लाल हमेशा घमंड में रहता और तो और लोगों को मिलावट का डोसा बेचा करता। अरे भाई घूंघट लाल, ये अच्छा सा मैसूर मसाला डोसा परोस दो। तुम्हारी दुकान से खाए बहुत दिन हो गए भाई। हाँ बैठिए बैठिए। अरे रमन, इन भाई साहब को मैसूर मसाला डोसा दे दे, अच्छा बना कर देना, और अगर कोई गलती हुई ना तो मैं तेरी नौकरी खा जाऊंगा। अरे भाई थोड़ी चटनी अच्छी देना, रमन के हाथों की चटनी बहुत अच्छी होती है। हाँ शुक्रिया शुक्रिया, अब तो मैं आपको थोड़ी सी ज्यादा ही परोसूंगा। हाँ। रमन के चटनी और डोसा ज्यादा परोसने की बात से घूंघट लाल कहता है, अरे कैसे ज्यादा परोस दूंगा, जितने का पैसा मिलता है उतना ही डोसा और सामान परोसना है, उससे ज्यादा का नहीं। थोड़ी सी तुम्हारी तारीफ क्या कर दी, तुमने तो मेरा मुनाफा घाटे में बदल दिया। माफ करना मालिक। रमन को खरी खोटी सुनाकर घूंघट लाल डोसे और चटनी में मिलावट करने की बात करता है। अरे हमें अब डोसे में मिलावट करनी होगी। पूरे गांव में डोसे की हमारी दुकान है, इसे हम जैसे चाहें वैसे चला सकते हैं। चटनी में पानी और डोसे में आटा मिलाकर भी खिला सकते हैं। कम पैसे लगाकर अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। अच्छा, लेकिन मालिक, हमें गांव वालों के साथ ऐसा करने की क्या जरूरत है? हमारा तो पहले से ही धंधा अच्छा चल रहा है। लोग बार बार हमारी चटनी और हमारा चीज डोसा खाते हैं, हमारा तो फायदा ही है। अरे इसलिए तो ऐसा नौकर है, जरा अपनी अक्ल से भी सोच कर देख। मालिक, आप हमेशा मेरी अक्ल के बारे में कहते रहते हैं। दुकान मुझसे ही चलती है क्योंकि मैं अच्छा डोसा और चटनी बनाता हूँ, इसीलिए। घूंघट लाल और रमन में काफी बहस हो जाती है। रमन घूंघट लाल को मिलावट करने से रोकता है, पर घूंघट लाल रमन को अपनी दुकान से निकाल देता है। अरे तुम्हें मैं नौकरी से अभी निकाल देता हूँ, बहुत हो गया तुम्हारा, बहुत मिल जाएंगे मुझे तुम्हारे जैसे। अरे मुझे खुद आपके यहाँ नौकरी नहीं करनी, आप मेरा हिसाब आज तक का कर दीजिए। रमन मायूस होकर अपने घर चला जाता है और अपनी बीवी रागिनी को सारी बात कह देता है। अरे तो क्या हो गया, मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि आप अपनी खुद की एक दुकान खोल लीजिए। पूरे विकासपुर में सिर्फ एक ही डोसे की दुकान है, वो भी सिर्फ आपकी वजह से चलती है। घूंघट लाल तो बस आपसे पैसे कमा रहा था और कुछ नहीं, खुद लाख कमाकर हमें सिर्फ 100 दे रहा था। अरे तुम समझ नहीं रही हो, मालिक तो मुनाफे के चक्कर में मिलावट पर उतर आए हैं। ये देखिए मैंने क्या बनाया है, छोटे छोटे बाल्टी मैंने अपने हाथों से बनाया है। मैंने सोचा कि कब तक आप डोसे की चटनी कटोरी में देते रहेंगे, लोगों को हमेशा कम पड़ जाती थी, इसीलिए बाल्टी बना दी। रमन जब आंगन में जाकर छोटी छोटी बाल्टी देखता है तो बेहद खुश हो जाता है कि रागिनी ने उसके बारे में इतना सोचा। मैंने फैसला कर लिया है, मैं और तुम मिलकर अपनी एक डोसे की दुकान खोलेंगे। थोड़े पैसे की जरूरत होगी, मैं कहीं ना कहीं से बंदोबस्त कर लूंगा। सब कुछ नया करना होगा, आप हड़बड़ी में फैसला मत कीजिए, और परेशानी पैसों की भी तो है। रमन अपनी परेशानी लेकर गांव के सबसे बड़े जमींदार के पास चला जाता है और अपनी सारी समस्या उन्हें जाकर बता देता है। अरे आओ आओ रमन आओ, अरे कई दिनों बाद दिखाई पड़ रहे हो, कैसा चल रहा है घूंघट लाल का धंधा? जी अब मैंने उनकी दुकान छोड़ दी और मैं आपसे इसी सिलसिले में बात करने आया हूँ। हाँ कहो, मैं क्या मदद कर सकता हूँ तुम्हारी? दरअसल मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, मैं खुद की डोसे की दुकान खोलना चाहता हूँ। अरे भाई ये तो बहुत ही अच्छी बात है, मैं जरूर तुम्हारी मदद करूँगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें हर महीने मुझे कुछ पैसे देने पड़ेंगे। जब तक सारे पैसे तुम लौटा नहीं देते तब तक। रमन जमींदार की सारी शर्तें मानकर उनका कहना मान जाता है और वहाँ से कुछ पैसे लेकर वो अपनी खुद की दुकान शुरू कर देता है। आज हमारे दुकान का पहला दिन है, मुझे तो घबराहट हो रही है कि ये सब कुछ कैसे होगा।
अरे हमारा सब अच्छा ही होगा, हमने सबका अच्छा किया है, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। विकासपुर के लोगों को जब पता चला कि रमन ने अपनी खुद की दुकान खोल ली है, तो सभी घूंघटलाल के ग्राहक रमन की तरफ आने लगे। और तो और पहले ही दिन काफी अच्छी कमाई हुई। लोगों की भीड़ देखकर रमन के चेहरे की रौनक ही बढ़ गई। अरे रमन भैया चटनी दो यार, हमेशा कम देते हो। जी जी अभी दे रहा हूँ। अरे रागनी, तुमने जो बाल्टी आंगन में रखी थी ना, उसे लेकर आ जाओ, सारी की सारी। लोगों को रमन का डोसा और चटनी इतनी पसंद आती कि वो लोग दोबारा ले लेकर खाते थे। रमन ने तरकीब लगाई, रागिनी के बनाए हुए छोटे छोटे बाल्टी में चटनी देना शुरू कर दिया, जिससे लोगों के पास एक बार में अच्छी खासी चटनी आ जाती और वो अपना चीज़ी बाल्टी डोसा खूब एंजॉय करते। घूंघटलाल ने अपने दुकान पर गांव के ही एक आदमी को अपनी दुकान पर रख लिया और उसे ही मिलावट का डोसा और चटनी बेचने को कहता। एक तो हमारा मुनाफा पहले से ही बहुत कम हो गया और तुम हो कि धीरे धीरे हाथ चला रहे हो। जल्दी जल्दी काम करो। कोई दुकान पर आता तो है नहीं, पूरा विकासपुर रमन के यहाँ से चीज बाल्टी डोसा खाता है। अरे तुम भी कुछ ऐसा ही आविष्कार करो जिससे हमारी दुकान फिर से चलने लगे। कई कोशिशों के बाद भी घूंघटलाल की दुकान नहीं चलती और एक दिन मिलावट का डोसा खाने की वजह से विकासपुर के जमींदार के बेटे की तबीयत खराब हो जाती है, जो डोसा उसने घूंघटलाल के यहाँ खाया होता है। जमींदार हड़बड़ी में अपने घर जाता है और वहाँ जाकर अपने बेटे को बेड पर तड़पता देखता है। अरे 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 ये सब क्या हो रहा है? तुम्हें क्या हो गया बेटा? मैंने कुछ ही देर पहले घूंघटलाल के यहाँ का डोसा खाया था। मैंने सोचा कि कोई उनके दुकान पर नहीं जाता तो मैं चला गया। मैंने गलती कर दी। डॉक्टर अंकल को बुलाओ। अपने बेटे की नाजुक हालत देखकर जमींदार घूंघटलाल के दुकान पर जा पहुंचता है और उससे जाकर गुस्से में कहता है, तुम्हारी खैर नहीं, आज तो या फिर तुम रहोगे या फिर मैं। तुम्हारा डोसा खाने के बाद मेरा बच्चा बीमार पड़ गया, तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा। अरे मुझे माफ कर दीजिए जनाब, बड़ी भूल हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। मिलावट और सस्ता सामान अब मैं कहीं नहीं बेचूंगा। ये सारी चीजें तुम पुलिस को जाकर बताना। अब चलो मेरे साथ। जमींदार घूंघटलाल को पुलिस के हवाले कर देता है। वहीं कुछ ही महीनों बाद रमन सारे पैसे जमींदार को लौटा देता है और उनके बेटे को आराम करने की सलाह देता है। खुशी के कारण वो पूरे घर के लिए चीज़ी बाल्टी डोसा लेकर जाता है और जमींदार ने जो उसकी मदद की थी उसका शुक्रिया अदा करता है। रमन और रागिनी का धंधा बहुत तेजी से चलने लगता है और वहीं घूंघटलाल को उसके गुनाहों की सजा मिल जाती है। हस्तिनगर नाम का एक कस्बा था। वहाँ कमलेश एक कपड़े के मिल में काम किया करता था। उसकी बेगम विभा दूसरों के घरों में काम करके थोड़े पैसे बचा लिया करती थी और अपने बच्चों को मदरसे में अच्छी तालीम दिलाने की पूरी कोशिश करती थी। कमलेश का बचपन से ही एक सपना था कि वो बड़ा होकर बेहद बड़ा व्यापारी बने, लेकिन व्यापार के लिए उसके पास पैसे नहीं थे। जब भी थोड़े पैसे कमलेश जमा कर लेता, कमलेश उन पैसों से शराब पी लिया करता। कमलेश की शराब की लत की वजह से उसकी बेगम और बच्चे बेहद परेशान थे। कमलेश मिल में काम करके जितने पैसे कमाता, वो नशे में सारे पैसे खर्च कर देता। एक दिन, आपको अपने नशे की आदत सुधारनी होगी। अब हमारे बच्चे बड़े हो गए हैं, इन सब का उनके ऊपर बेहद गलत असर पड़ता है। नशा तो मैंने पिछले एक हफ्ते से नहीं किया है। मैं भी यही चाहता हूँ कि हमारा बेटा बड़ा होकर बहुत बड़ा आदमी बने। जैसे नशा छोड़ दिया है, वैसे ही कोई बेहद अच्छा सा काम भी ढूंढ लीजिए। मैंने कपड़े के मिल पर रहकर लोगों से अच्छा रिश्ता बना लिया है। मैं जो भी बिजनेस शुरू करूँगा वो मेरे रवैये से ही बेहतर चलेगा। लेकिन आप ऐसा करेंगे क्या जिससे हमारा व्यापार चले? इससे पहले आप फिर से नशा करना शुरू कर दें।
मैं चाहती हूँ कि एक बार आप मेरे मौसा जी से मुलाकात कर लीजिए। विभा अपने शौहर कमलेश को अपने मौसा तांत्रिक के पास लेकर जाती है ताकि कमलेश फिर से नशा ना करे। कमलेश अपने बच्चों की भलाई और अपने परिवार की भविष्य के लिए विभा की बात मान जाता है। मौसा जी, ये है मेरे शौहर, इनके बारे में ही मैंने आपसे बात की थी। इन्हें ही नशे से आजादी दिलानी है। ओम ह्रीम क्लीम बागड़ बोल बागड़ बोल बागड़ बोल। हाँ विभा बेटा, मैं तुम्हारी सारी तकलीफ जानता हूँ। कमलेश को मैं ठीक कर दूंगा, मगर मैं पिछले कई हफ्तों से कोई नशा नहीं कर रहा हूँ। मुझे यहाँ से जाने दो, अब मैं कभी नशा नहीं करूँगा। मैंने पहले से ही हमारे परिवार के मुस्तकबिल के बारे में सोच लिया है। मैं तुम्हें कुछ नहीं कर रहा हूँ, तुम्हारी भक्ति के लिए ही कह रहा हूँ। नशा और नाश में एक मात्रा का ही फर्क है। नशा करने लगोगे तो नाश हो जाएगा। वैसे तुम किस चीज का कारोबार करने के बारे में सोच रहे हो? मैं डोसे का कारोबार करने की सोच रहा हूँ। मैं डोसा बहुत बेहतर बनाता हूँ और मैं एक गाड़ी लेकर डोसा बनाकर बेचूंगा। ये सच कह रहे हैं मौसा जी, ये सच में डोसा बेहद लजीज बनाते हैं और पिछले कुछ हफ्तों से ये नशा भी नहीं कर रहे हैं। बस हमारी कुछ पैसों से मदद कर दीजिए। मैं डोसा बनाने में इनकी मदद करूंगी और इनके साथ व्यापार करूंगी। मौसा जी उसे कुछ पैसे देते हैं और दूसरे ही दिन उन पैसों की मदद से वो डोसे की दुकान खोल लेती है। लेकिन जैसा कमलेश और विभा ने सोचा था वैसा नहीं हुआ। कमलेश के डोसे की दुकान बिल्कुल भी नहीं चली। मौसा जी के दिए हुए पैसे बस खत्म ही होने वाले हैं। ज्यादा वक्त नहीं है हमारे पास, वरना आपको फिर से मजबूरी में कपड़ों के मिल में जाकर काम करना पड़ेगा। अरे जाने मन मैं कोशिश तो कर रहा हूँ, कोई कसर नहीं छोड़ रहा। पता नहीं, ना जाने क्यों हमारा व्यापार इतना कम क्यों है। हम दोनों से ही शायद कुछ गलती हो रही है। हम एक दिन और डोसे की दुकान लगाकर देखेंगे। अगर व्यापार हुआ तो हम आगे काम करेंगे, कोई दूसरी तरकीब पूछेंगे। जैसा तुम कहो जाने मन। तुम और तुम्हारे मौसा जी तांत्रिक कम, बंदर और मदारी का खेल दिखाने वाले ज्यादा लगते हैं। चुप रहिए और कल की तैयारी कीजिए। विभा की बातें सुनकर कमलेश दूसरे दिन की तैयारी शुरू कर देता है। दूसरे दिन कमलेश और विभा ने दुकान खोली। उनकी दुकान पर भीड़ ही भीड़ थी और ये देखकर वो दोनों बेहद खुश हो गए। पिछले दिनों के मुताबिक तो आज का दिन बहुत अच्छा गया है। बस भगवान करे हमारा दिन ऐसे ही जाए और हम तरक्की करें। मेरी बात सुनिए, इन पैसों से आप नशा मत करने लग जाइएगा। हमें ये पैसे मौसा जी यानी तांत्रिक जी को लौटाने हैं। कमलेश विभा की बात ना मानकर उन पैसों में से कुछ पैसे निकाल लेता है और रात को चुपके से शराब पीकर सो जाता है। अगले दिन जब कमलेश और विभा ने फिर से दुकान खोली तो वहाँ ग्राहक नहीं थे। ग्राहक तो क्या, वहाँ एक आदमी भी नजर नहीं आया। उनके अलावा अन्य डोसे की दुकानों पर बेहद भीड़ थी। ये लोगों को हो क्या गया है? कल की खरीदारी को देखकर हमने आज ज्यादा डोसा बनाने का बंदोबस्त किया है। अगर आज हमारी बिक्री नहीं होगी तो हम इस सामान का क्या करेंगे? हमारे अलावा सभी दुकानों में भीड़ लगी हुई है और हम यहाँ मक्खियाँ मार रहे हैं। जरूर हमने कोई गलती की है। इस बात को हमें मौसा जी को बताना ही होगा। हमें वहाँ जाने की कोई जरूरत नहीं है, इस चीज से हम निपट लेंगे। पहले तो कमलेश विभा की बात नहीं मानता है, लेकिन जिद करने पर विभा कमलेश को अपने मौसा जी यानी तांत्रिक जी के पास लेकर जाती है। पास जाते ही कमलेश समझ जाता है कि वहाँ कुछ तो होने वाला है। ओम ह्रीम क्लीम ओम ह्रीम क्लीम बागड़ बोल। मैं सब जानता हूँ तुम दोनों यहाँ क्यों आए हो। विभा, तुम अपनी परेशानी अपने साथ लेकर आई हो। मैं मुसीबत साथ लेकर आई हूँ? मैं कुछ समझी नहीं। तांत्रिक की बात सुनकर कमलेश मुंह छुपाने लगता है। बागड़ बोल, मुंह मत छुपाओ और खुद सामने से आकर अपनी गलती कबूल करो, वरना तुम ऐसे ही मुंह छिपाते फिरोगे। अब खुद ही आगे आओ
और अपनी गलती कबूल करो। इन्होंने ऐसा क्या कर दिया? आप मुझे बताइए। इनको तो मैं नहीं छोड़ूंगी, मैं इन्हें देख लूंगी। अगर तुमने पहले ही ख्याल रखा होता तो ये नौबत ही नहीं आती। मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया, मेरी कहीं भी कोई गलती नहीं है। बागड़ बोल, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि नशा मत करो, छोड़ दो नशा करना, मगर तुमने माना नहीं। तुमने जिस दिन भी नशा किया है, शराब को हाथ लगाया है, उस दिन तुम्हारा कारोबार नहीं चला है। कमलेश की पोल खुल जाने पर वो खुद सामने आ गया और कहने लगा, मौसा जी, मुझे माफ कर दीजिए, अब मैं ऐसी गलती नहीं करूंगा। एक बार मुझे माफ कर दीजिए, मैंने अनजाने में गलती कर दी। लेकिन आपने ऐसा क्या किया? विभा और तांत्रिक के खौफ से कमलेश उन्हें सारी बात सच सच बता देता है। मैं हर रात घर से पैसे चुराकर शाम को नशा करता था, और जिस दिन हमारा कारोबार अच्छा चला, मैंने उस दिन भी नशा किया था पैसे चुराकर। मुझे माफ कर दो, मैं ऐसी गलती दोबारा नहीं करूंगा। कमलेश के माफी मांगते ही तांत्रिक ने कहा, बागड़ बोल, माफी तुम्हें एक ही शर्त पर मिलेगी। आगे से अगर तुमने कारोबार अच्छे और ईमानदारी से की तो तुम्हारी सारी ख्वाहिशें पूरी होंगी। मैं सारी शर्तें मंजूर करता हूँ और मैं आगे से मेहनत भी पूरी करूँगा। ये लो मेरी तरफ से, अब से तुम डोसा नहीं मैगी डोसा बनाकर बेचोगे। तुम्हारी बीवी मैगी बहुत अच्छा बनाती है और तुम डोसा, इसीलिए दोनों को मिलाकर मैगी डोसा बेचो। तुम दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करोगे। बागड़ बोल। विभा ने वो मैगी तांत्रिक से ले ली। अगले दिन से विभा और कमलेश ने मैगी डोसा बनाना शुरू कर दिया। उस दिन से मैगी डोसा के नाम पर कमलेश की दुकान बेहद अच्छी चलने लगी। कमलेश और विभा का मैगी डोसा चल पड़ा और उन्हें इतना मुनाफा हुआ कि उन्होंने बस कुछ ही दिनों में 3 दुकानें और खोल ली और कुछ लोगों को काम पर भी रख लिया। कमलेश ने नशा करना भी बंद कर दिया और फिर दोनों खुशी खुशी रहने लगे। मुथु और लक्ष्मी दोनों कंस्ट्रक्शन साइट पर मजदूरी का काम करते थे। मुथु एक मिस्त्री था और लक्ष्मी मजदूर। हाय मेरी कमर। कितनी बार बोला है तुमसे कि ये काम छोड़ दो, तुम्हारी उम्र होती जा रही है। अब इतनी मेहनत मशक्कत का काम तुमसे नहीं हो पाएगा। अगर मेरी मजबूरी ना होती तो मैं ये काम कभी न करती। बस रश्मि का निकाह हो जाए, उसके बाद मैं ये काम छोड़ दूंगी। हाँ हाँ जानता हूँ, रश्मि की शादी तक तुम मेरी एक नहीं सुनोगी। मुथु नहीं चाहता था कि लक्ष्मी अब और काम करे, लेकिन लक्ष्मी को पैसों की बड़ी फिक्र थी। लेकिन उनकी बेटी अब बड़ी हो चुकी थी और वो अक्सर उसके निकाह के बारे में सोचा करते। अम्मा देखो तो आज मैंने क्या बनाया है। ये क्या है बेटा? पिज्जा उत्तप्पा। पिज्जा उत्तप्पा ये क्या होता है? अम्मा इतने सवाल मत करो, एक बार खाकर देखो। रश्मि ने उन दोनों को पिज्जा खिलाया। ये तो कमाल का है। पसंद आया आपको? हाँ, तू जो भी बनाती है कमाल का बनाती है। आप दोनों ये खाइए और मैं एक बनाकर अपने दोस्तों के लिए ले जाती हूँ। और हाँ, मुझे कॉलेज में एडमिशन मिल चुका है, पर फीस भरनी होगी, वो भी 1 तारीख को। ठीक है। रश्मि पिज्जा उत्तप्पा लेकर घर से निकलती है और यहाँ मुत्तू और लक्ष्मी परेशान हैं। उसे आगे नहीं पढ़ाएंगे तो नहीं चलेगा क्या? उसका मन है, पढ़ने दो। पर पढ़ाई पर खर्चा भी तो आता है, उसका क्या करेंगे? तुम इतनी फिक्र मत किया करो, कुछ न कुछ हो जाएगा। रश्मि ने घर में तो ये बताया कि वो अपने दोस्तों से मिलने जा रही है, पर वो पिज्जा उत्तप्पा अपने एक खास दोस्त के लिए ले गई थी, विष्णु। रश्मि और विष्णु एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे। ये लो खाओ। अब ये क्या है? पिज्जा उत्तप्पा। पिज्जा उत्तप्पा? अरे खा कर तो देखो। विष्णु ने वो उत्तप्पा खाया, उसे वो बहुत स्वादिष्ट लगा। वाह, ये तो बहुत ही मजेदार है।
तुम्हें तो अपना होटल खोल लेना चाहिए रश्मि। हाँ, पर उसके लिए तो बहुत ज्यादा पैसों की जरूरत पड़ेगी। हमारे पास इतने पैसे कहाँ हैं? कम से कम एक छोटा स्टॉल तो खोल ही सकती हो, उससे तुम्हारी अच्छी खासी कमाई भी हो जाएगी। अच्छी बात है, मैं इस बारे में घर पर बात करके देखती हूँ। अगर पापा मम्मी मान जाएंगे फिर मैं जरूर देखूंगी। ठीक है। विष्णु को रश्मि के हाथ का बना खाना बहुत ही पसंद था। वो अक्सर उससे कहता था कि रश्मि एक होटल खोल लो। खैर, समय बीता। मुत्थु और लक्ष्मी मजदूरी करते रहे। एक दिन मुत्थु बाम्बू पर चढ़कर प्लास्टर लगा रहा था। तभी अचानक से वो बैम्बू टूट गया और वो आकर जमीन पर धड़ाम से गिर पड़ा। तुरंत ही एम्बुलेंस वहाँ पहुँच गई और उसे अस्पताल पहुँचाया गया। मुत्थु के पैरों की हड्डी टूट चुकी थी। डॉक्टर ने ऑपरेशन शुरू कर दिया था। ऑपरेशन का सारा खर्च बिल्डर ने उठाया था। मुत्थु जी, आपको कुछ महीने लगेंगे अपने पैरों पर खड़े होने के लिए। आपके पैरों में रॉड लगी है। अब आप पहले की तरह पूरे दिन खड़े नहीं रह पाएंगे। डॉक्टर की बात सुनकर मुत्थु और उसका पूरा परिवार उदास हो गया। अगर मैं खड़ा नहीं रह पाऊंगा तो काम कैसे करूंगा? आप उसकी फिक्र क्यों कर रहे हैं? आप पहले अपनी सेहत का सोचिए। यह हादसा अभी ही होना था। अभी तो तुम्हारी शादी के लिए मुझे पैसे भी इकट्ठे करने हैं। आप ये सब क्यों सोचते हैं? आप बस जल्द से जल्द ठीक हो जाइए। हाँ, मैं तो काम कर ही रही हूँ ना, उससे हमारा घर खर्च निकल जाएगा। अम्मा, मेरा ख्याल है कि मैं भी काम करूँ। तुम बहुत छोटी हो, तुम अभी से काम क्यों करोगी? अप्पा, मैं सोचती हूँ एक खाने का ठेला शुरू कर दूँ। वैसे भी सबको मेरे हाथों से बना खाना बहुत पसंद आता है। तेरा ख्याल तो बड़ा नेक है, पर तू बेचेगी क्या? डोसा, इडली, वड़ा? ठीक है, इसमें मैं तेरी मदद कर सकती हूँ। मुझे कोई ऐतराज नहीं है। तुम कॉलेज भी जा पाओगी और काम भी कर पाओगी। रश्मि का ठेला खोलने का आइडिया मुत्थु और लक्ष्मी को बहुत ज्यादा पसंद आया। इस बहाने दोनों को थोड़ी सी पैसों की मदद भी हो जाएगी। अगले ही रोज लक्ष्मी ने घर के बाहर ही एक ठेला लगा दिया। वो अपने ठेले पर इडली, वड़ा और डोसा बेच रही थी। सुनो, एक प्लेट वड़ा देना। जी। लक्ष्मी के वड़े बड़े ही स्वादिष्ट बनते थे, इसीलिए लोगों को पसंद आने लगे। उस आदमी ने रश्मि को पैसे दिए और पैसे देकर रश्मि के चेहरे पर रौनक आ गई। ये उसकी पहली कमाई जो थी। और उसके बाद तो कई और ग्राहक इडली, वड़ा और डोसा खाने आने लगे। कुछ देर बाद वहाँ विष्णु भी पहुँचा। तो आखिरकार तुमने स्टॉल खोल ही दिया? हाँ, देखते हैं अब आगे क्या होगा। जो भी होगा बेहतर होगा। फिलहाल मुझे बहुत भूख लगी है। तुम मुझे एक मसाला डोसा दे दो। अभी बनाती हूँ। डोसे की खुशबू बहुत अच्छी थी और फिर कई ग्राहक डोसा खाने आने लगे। रश्मि बहुत खुश थी कि उसका ठेला अब चलने लगा था। अब से वो रोज घर के बाहर स्टॉल लगाया करती और उसकी अच्छी खासी आमदनी भी हो रही थी। फिर कुछ रोज के बाद उनकी पड़ोसन ने बगल में ही पकोड़े बेचना शुरू कर दिया। वो गर्मा गर्म पकोड़े बनाया करती थी। पकोड़ों की खुशबू सारे ग्राहकों को आकर्षित करती और जो लोग वड़ा खाने आते वो पकोड़े खाने जरूर जाते। ये देखकर रश्मि परेशान थी। वो कुछ समझ नहीं पा रही थी। उसने ये सारा किस्सा विष्णु को बताया। तुम कुछ ऐसा बेचो जो कोई नहीं बेचता, मतलब एकदम अलग। तुम्हारा वो पिज्जा उत्तप्पा, वो बेचो। लेकिन वो तो काफी महंगा पड़ेगा ना। हमें कुछ ऐसा बेचना होगा जो किफायती भी हो और हटके भी हो। लेकिन क्या? तभी रश्मि के दिमाग में पकोड़े वाली की कढ़ाई आई और उसे एक आइडिया आया। कढ़ाई डोसा? डोसा तो तवे पर बनता है, तुम कढ़ाई में डोसा कैसे बना सकती हो? बना सकते हैं। रुको, मैं अभी आती हूँ। रश्मि घर के अंदर गई और एक छोटी कढ़ाई लेकर आई। रश्मि ने तवा हटाया और कढ़ाई को चूल्हे पर रख दिया और फिर उसमें डोसे का बैटर डाला और फिर कढ़ाई को हिलाकर उसे फैला दिया और फिर डोसे के पकने का इंतजार करने लगी। जैसे ही डोसा तैयार हो गया, उसने वो डोसा कढ़ाई से बाहर निकाल लिया और उस पर चटनी और सांबार डाल दिया। ये लो कढ़ाई डोसा। वाह, ये कितना अलग दिख रहा है और इसका स्वाद भी काफी मजेदार होगा, खाकर देखो। विष्णु वो कढ़ाई डोसा खा ही रहा था कि वहाँ पर और दो ग्राहक आ गए।
मुझे भी ना एक ऐसा ही डोसा देना, मुझे भी। रश्मि ने एक एक करके उन दोनों को डोसा दिया और वो दोनों खाने लगे। अच्छा है, वैसे इसे कहते क्या है? कढ़ाई डोसा। और उसी रोज से रश्मि का कढ़ाई डोसा बड़ा मशहूर हो गया। लोगों ने डोसा हमेशा तवे पर बनते देखा था, लेकिन ये काफी अलग था और स्वादिष्ट भी। रश्मि के स्टॉल पर ग्राहकों की भीड़ जमा होने लगी। देखते ही देखते उसने एक बड़ी सी दुकान खोल ली और अब उसके अम्मा अब्बा भी उसी के साथ काम किया करते थे। रश्मि अपने कढ़ाई डोसे की वजह से दिन दुगनी और रात चौगुनी तरक्की कर रही थी। रश्मि ने विष्णु को अपने घर वालों से मिलवाया और इन दोनों की शादी तय हो गई। तुम्हें उसकी शादी के लिए पैसों की फिक्र थी ना? देखो, आज ये इतना कमा रही है कि हम दोनों को अच्छी तरह संभाल सकती है। हाँ, हमने कभी नहीं सोचा था कि हमारी रश्मि इतने पैसे कमाएगी कि हमें उसके खर्चे के बारे में सोचना ही नहीं पड़ेगा। कुछ महीनों बाद रश्मि और विष्णु की शादी हो गई और अब चारों मिलकर रश्मि का कढ़ाई डोसा बेचने में उसकी मदद करते हैं। एक छोटे से ख्याल ने रश्मि की पूरी जिंदगी बदल दी।